नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी को, जो कि बहुत ही शानदार ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में, उनके कार्यों के बारे में कुछ हम चर्चा कर रहे थे और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को लेकर के हमने चर्चा की थी। कुछ बिंदु थे जिन पर हम लोगों ने बातचीत की थी। आज एक बार फिर हम इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी जी। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितने हम्बल हैं, किस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी है, कितने साहसिक कार्य उन्होंने किए हैं, कितने विकट जो फैसले जो नहीं हो पा रहे थे उनके बारे में हमने बातचीत की थी। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो एक व्यक्तित्व है इस देश के, यानी तो उनका जो बोलने का उनका जो एक स्टाइल है, और बहुत सारे लोग उनके जब वो बोलते हैं बड़े सारे लोग दीवाने हैं, और वो जो कंटेंट जो बोलते हैं उसमें बड़ा जबरदस्त कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात उसके अंदर छुपी होती है, और उसकी जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं हमें नजर आती हैं, और उनकी बोली जो है उसमें भी हमें ये नजर आता है कि इन्होंने शब्दों को न केवल समझा है बल्कि उसकी सार्थकता को आगे लेकर के भी गए हैं। तो ये जो उनके बोलने का जो फ्लो है, ये इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जब भी आदमी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो उसकी आवाज में एक जादू होगा, उसकी आवाज में एक बल होगा, एक शौर्य होगा। लगेगा कि वो कुछ बोल रहा है, मन से और आत्मा से बोल रहा है। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, पहले अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जितने और आप देख रहे हैं नेता बेता जितने भी आते हैं, वो करते कुछ है बोलते कुछ है। जनता का बेवकूफ बनाते हैं, खूब पॉलिश करते हैं उनके सामने, अब पीछे करते हैं अपने मन की, और मजा लेते हैं, जनता के पैसे का आनंद उड़ाते हैं। जनता को क्या लाभ मिल पाता है? लेकिन मोदी जी अपवाद है, योगी जी अपवाद है। ये लोग जनता के बारे में सोचते हैं। भाई दोनों आप देख लीजिए, मोदी जी भी और योगी जी भी, दोनों का ना कोई विचारों का परिवार है अपना, ना कोई किसी के लिए उनको कोई वो करना है। उनका तो देश ही परिवार है, देश ही उनका घर है, सब कुछ देश ही है। तो वो सोचते ही देश के लिए है, देश के हित में सोचते हैं। इसलिए मोदी जी की आवाज में इतनी ताकत है। मोदी जी को तो मैं कहता हूं कि वो शेर है, बस शेर की उपाधि दे रखी है उनको। वो शेर है और वो एक सूर्य है। जिस तरह जब सूरज निकलता है तो जो आसमान में तारे होते हैं छिप जाते हैं। एक सूरज ही काफी है पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने के लिए, तो वो अकेले ही काफी है पूरे भारतवर्ष को रोशनी देने के लिए, क्या पूरे विश्व को। आज जो विश्व में भारत की स्थिति इतनी ऊपर हुई है, इतनी उसकी पहुंच हुई है, इतना उसका सम्मान हुआ है, ओनली ड्यू टू मोदी जी। और फिर एक बात और बताता हूँ, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुए थे गुजरात के, गुजरात कुछ भी नहीं था, और 3 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बने। इतिहास है, ये इतिहास बनाया है। ये 3 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बने मुख्यमंत्री गुजरात के, और गुजरात को कहां से कहां बना दिया उन्होंने। आज गुजरात और उनके सीएम बनने से पहले गुजरात देख लो, मिला लो, जमीन आसमान का अंतर है। आज गुजरात अलग देखते बनता है। तो वो तो वही दिखाई दे गए थे। जब जो आदमी एक स्टेट का हेड होने के बाद उस स्टेट को कहीं से कहीं पहुंचा दे, तो जब वो भारत का हेड होगा, देश का हेड होगा, तो वो देश को कहां से कहां पहुंचाएगा। यही उन्होंने काम किया है। तो उनकी आवाज में जो आप कह रहे हैं उनकी जादू है और तेज है, वो सिर्फ इसीलिए है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और जीवन में आत्मसात करते हैं, और उनके दिल में देश और जनता के लिए आग लगी हुई है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ जब तक हूं कर जाऊं,
लोगों ने किसी से कोई कोई सबसे बड़ी बात तो है, आदमी किसके लिए जीता है? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यही तो आजकल समाज है। मैंने बताया था पहले भी कि आदमी जब बच्चा पैदा होता है 4 कर्ज होते हैं। ये हमेशा कहता हूं मैं इस चीज को बच्चे के ऊपर। लेकिन पहला कर्ज उसके माता पिता का और परिवार का, दूसरा कर्ज देश और समाज का, तीसरा कर्ज मानवता का, और चौथा कर्ज अपने अगले जीवन का। ये 4 कर्ज बहुत जरूरी हैं। अगर ये आदमी इन 4 कर्जों को नहीं चुका पाता तो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसे ही आवागमन में लगा रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी का परिवार कोई नहीं है। जब तक माता थी कितना सम्मान माता को देते थे। उन जैसा अगर लोग बाग समझ जाए ना तो आज जो माता पिता की दुर्दशा हो रही है वो कभी ना हो। वो जब जाते थे, हीराबेन शेरनी थी उनकी मदर, जब वो जाते थे उनके पैर धोते थे परात में पानी रख के, और उस जल को अपने माथे से लगाते थे। तो क्या तो ये उन्होंने लाइफ में बैलेंस बना के किया चला। उनको भी सम्मान दिया, अपने परिवार में वही थी और कोई परिवार में था नहीं। भाई है, भाई भी सब सम्मानित सब है, लेकिन अनड्यू बेनिफिट उन्होंने किसी को नहीं दिया। ये अपने जीवन में जब उन्होंने नहीं किया तभी तो बोल सकते हैं। जिस तरह से मैं एक बता दूं आपको, एक संत थे, वो एक गांव पे गए और वहां जाके उन्होंने डेरा डालते, संत लोग घूमते फिरते हैं कहीं भी, तो उनके बारे में मशहूर था, बड़े पहुंचे हुए संत है, जो भी ये बोल देंगे किसी के लिए वो पूरी हो जाएगी बात। तो बड़ा बड़ा वो मच गया वहां कि भाई धूम मच गई कि भाई ऐसे संत आए हैं, बड़े महान है। और एक माता जो है अपने पुत्र से बड़ी दुखी थी, वैसे नहीं, उसके मीठा खाने से। वो मीठा बहुत खाता था, उसके मीठा खाने से उसके दांत खराब होने लगे थे, उसकी सेहत खराब रहने लगी थी। तो वो ये कहती थी कि इसे कैसे मीठा छुड़ाऊं, बहुत कोशिश कर ली, हार गई थी वो पूरी तरह से। तब किसी ने बताया कि माता आप परेशान ना हो, अभी एक संत आए हैं यहाँ, उनके बारे में मशहूर है कि वो जिसको जो बोल देते हैं वो कर लेता है एकदम, वही बात पूरी हो जाती है, उनकी वाणी में इतना बल है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां लेके जाओ उनको, निश्चित रूप से आपका बेटा मीठा खाना छोड़ देगा और आपकी जो जिंदगी की मेन समस्या है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो गई उनके पास, संत के पास, तो उनको प्रणाम करके बोली कि संत आचार्य जी, संत महोदय, महर्षि जी, एक मुझे आपसे निवेदन करना है बस। बोले क्या? भाई मेरा बच्चा जो है मीठा बहुत खाता है और उसकी वजह से इसकी सेहत दिन पे दिन गिरती जा रही है, एक ही बेटा है मेरे, और अगर ये खाता रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। मैं भविष्य से बड़ी ज्यादा चिंतित हूं कि अनिश्चित भविष्य हो रहा है, अंधकार में हो रहा है। तो इसे आप इतना कह दीजिए, आपकी वाणी में बहुत बल है, कि भाई देखो मीठा खाना बेटे बुरी बात है, आप मीठा मत खाओ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भाई इतना बोल दीजिए। तो ठीक है माता, आप 15 दिन बाद आना। तो ताज्जुब हुआ कि इतनी सी बात करने के लिए 15 दिन बाद बुला रहे हैं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो फिर 15 दिन बाद आई, उनका स्वामी जी ऐसे ऐसे आपको कहना था, आज कह दीजिए। बोले नहीं माता, 15 दिन बाद आना। उसे फिर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या बात, एक लाइन कहने में इतना बुला रहे। खैर कोई नहीं, मजबूरी थी उसकी, फिर चली गई। फिर तीसरी बार आई तो कहा माता अभी नहीं, 15 दिन बाद आना। अब खैर मजबूरी थी उसकी, फिर चली गई अनबनाती भी। फिर जब 15 दिन बाद आई तब उन्होंने उसे बुलाया है, बेटा यहाँ आओ, बेटे मीठा खाना बहुत बुरी बात है और ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, या तुम देश के परिवार के कर्णधार हो, तो ये मीठा छोड़ दो। ठीक है, बात हो गई। अब वो, लेकिन उसके दिमाग में ये प्रश्न बराबर कौन रहा था उसकी माँ के, कि ये इतनी सी बात 2 मिनट की, 1 मिनट की, ये बात तो स्वामी जी पहले भी कह सकते थे जब मैं पहली बार आई थी। मुझे इन्होंने 15 दिन बाद आओ, फिर 15 दिन बाद आओ, फिर 15, क्यों किया ये समझ नहीं आई। तो उसने कहा स्वामी जी एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? बताओ बताओ माँ। बोले मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जो बात आपने आज कही, थोड़ी सी तो बात थी, ये बात आप पहले दिन जब मैं आया तब भी कहे थे, तो इसमें क्या जाता? बोले नहीं माता, बहुत फर्क है। जब आप पहली बार आई थी मैं भी मीठा खाता था, जब आप दूसरी बार आई मैं मीठा नहीं छोड़ पाया तब भी मैं मीठा खाता था, जब तीसरी बार आई बहुत कोशिशों के बावजूद भी मीठा नहीं छोड़ पाया तो फिर मैं आपको नहीं ये कहा। जब आप चौथी बार आई तो मैं मीठा पूरी तरह छोड़ चुका हूं, तो मैं अब इस कंडीशन में हूं
कि अब मैं इसको ये कहूं कि मीठा खाना बुरी बात है। जब मैं उस चीज का सेवन करता हूं, दूसरे को कैसे कह सकता हूं? मेरी वाणी में बरी नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही तो आज हो रहा है देश समाज में, सब जगह यही हो रहा है कि आदमी करता कुछ है, कहता कुछ है। मोदी जी कथनी और करनी में अंतर। मोदी जी अपवाद है, वो जो कहते हैं करते हैं। अब आप आगे पूछेंगे, बताऊंगा उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ यही रीजन है उनकी वाणी बोलकर। बिल्कुल, कार्य तो उनके बहुत अनगिनत हैं। एक हमने डॉक्टर साहब ये भी आपके बारे में सुना है कि आपने मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के आपने एक पत्र लिखा था, और पत्र आपने खून से लिखा था। तो इसके पीछे आपका प्रेम है या आपकी कोई दर्शन है, कोई सोच है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये बात आपने बड़ी अंतरंग पूछ ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने खून से लेटर लिखा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया 2019 में गया था, उससे पहली बात है 6 अप्रैल 2019 को, डेट मुझे याद है, मैंने ये लेटर लिखा था। और एक दिल में एक अगाध श्रद्धा थी उनके लिए, एक प्यार था, क्योंकि मैंने देखा कि वो देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। आज तक मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तो मुझे एक ऐसा प्यार उमड़ा, ऐसी श्रद्धा जगी कि बस, और आदर सम्मान तो है ही मेरा बहुत ज्यादा। तो इसको अब अपने आप ही दिमाग में ख्याल आया कि मैं आज मोदी जी को खून से लेटर लिखता हूँ। अच्छा। तो अब काम बड़ा कठिन था, कैसे खून निकाला जाए, कैसे लिखा जाए। तो अब मेरे दिमाग में बात आई कि मैं लाल पैथ की लेबोरेटरी में गया। लाल और अपनी दोनों असिस्टेंट को ले गया, जो मेरे वो स्टेनो थी। और एक, अब तो वो वाले चलते नहीं, निब वाले पेन, निब वाला पेन मेरे पे रखा रहता है, क्योंकि अब तो इंक तो भरी नहीं जाती, अब तो बॉल पेन चलते हैं। तो वो पेन मैं ले गया साथ में, और वो पेन ले जाके मैं लाल पैथ वाले कहा भी मुझे ऐसे से खून से लेटर लिखना है मोदी जी को। वो भी बड़ा चंबित हो गया, उसने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो उसने कहा ये ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा देखो, मुझे देश से प्यार है, मैं भले ही ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, लेकिन मेरा देश तो वो है, मेरी माटी वो है जहाँ मुझे पैदा हुआ हूँ। तो मुझे ये देखना है कि देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो उनके लिए अजीब प्यार, सम्मान, आदर मेरे अंदर है, दिल से प्यार करता हूं मैं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। खैर, तो उसने, मैंने कहा कैसे कहा जाएगा? तो उसने कहा कोई नहीं, इसका मैं करता हूँ। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि खून निकालने के बाद बहुत जल्दी सूख जाता है, एकदम एक लाइन आप लिखेंगे और एकदम सूख जाएगा। तो अब व्यवस्था ये की गई कि उसने मेरे यहाँ लड़ी डाली नस में, और वो डाल के डली रही वो आधा घंटे। तो उसमें खून निकालता रहा और वो लिखते रहे, खून निकालते रहे, वो लिखते रहे, खून निकालते रहे, वो लिखते रहे। क्या बात। क्योंकि एक लेटर लिखना अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। तो बिल्कुल, मैं आप चाहेंगे कि आप पढ़ें। हाँ, मैं पढ़ूंगा। तो वो इस तरह से वो लेटर लिखा गया, क्योंकि अगर वो किसी बोतल में निकाल के रख लेते खून को तो नहीं एक साथ, तो सूख जाता। क्योंकि जब तक बंद रहेगा तब तक नहीं खुलेगा, सूखेगा, हवा लगते ही सूख जाता है। इस तरह से मैंने लिखा। बिल्कुल, तो हम देख सुनना चाहेंगे क्या लिखा है आपने। मैं बाई दी वे आज लेके आया हूँ उस लेटर को। ये जो लेटर मैं लिखा था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। ये लेटर जी, जी बिल्कुल, ये उसकी कॉपी है, जो जिसको मैंने कोरियर से भेजा, स्पीड पोस्ट से, बिल्कुल। और फिर मैं खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में देके आया। ये उसकी मोहर ओरिजिनल लगी हुई है। हाँ, मैं बताता हूँ। ये 23 अप्रैल 2019 को मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में हैंड ओवर किया। इसका शीर्षक है खून से लिखा पत्र। भारत माता के गुजरात प्रांत की पावन भूमि में जन्मे शेर, व भारत देश के नेक, ईमानदार, कर्मठ, बहादुर व सजग प्रहरी, चौकीदार, लौह पुरुष, महामानव, पूजनीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मेरा शत शत नमन। मैं हृदय से आपका आदर व सम्मान करता हूं। आपके द्वारा भारत देश में उसकी जनता के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए भव्य कार्यों के प्रति मैं नतमस्तक हूं। मेरा ये शुरू से सपना रहा है कि आप जैसा कोई महापुरुष देश की बागडोर संभाले, जिससे देश की निरंतर गिरती हुई अवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर भारत देश व जनता को उन्नति के शिखर पर पहुंचाए, और संसार में भारतवर्ष की गरिमा और उसका सम्मान बढ़ाने की ईमानदारी से व बहादुरी से प्रयत्न करें।
बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारतवर्ष आज आप जैसा ईमानदार, कर्मठ, बहादुर योद्धा, सजग प्रहरी व लौह पुरुष को पाकर धन्य हुआ। भारतवर्ष देश, उसकी जनता व भारत माता के लाल पूजनीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को हृदय की गहराइयों से और से प्यार व सम्मान देने के लिए मैं ये पत्र आपको अपने खून से लिख रहा हूं। वाह। यदि ये पत्र आपको मिल जाता है तो मेरी अंतःकरण की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इसके साथ संलग्न किए हुए पत्र को भी पढ़ने की कृपा करें, जिसमें मेरे उद्वेलित हृदय को शांति प्राप्त हो सके, इससे मैं आपका सदैव हृदय से आभारी रहूंगा। भारत माता का एक सजग प्रहरी, चौकीदार व अंतर्मन से भारत वर्ष व भारत को व जनता का शुभेच्छु और आपका शुभेच्छु प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट। तब मैं गोयल लिखता था। मेरठ 6 अप्रैल 2014। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2019 जो 23 अप्रैल 2019 को ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके साथ ये लेटर लगा हुआ है, लंबा लेटर है। तो ये लेटर है 7 पेज का। इस लेटर में मैंने ये लिखा था, क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ, तो मैं जरा सूक्ष्म में एक सेकंड में बताया था, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये देखा कि जो हमारे भारतवर्ष में क्या कमी है जो विदेशों में नहीं है। मैंने विदेश से भारत को कंपेयर किया, तुलना की, तो जो मैंने इसमें यहाँ कमी देखी, उन कमी की तरफ उनकी दृष्टिपात किया कि देखिए यहाँ ये कमी है, ये कमी। मैं बता देता हूँ एक दो बात। जैसे यहाँ अब वहां में फर्क क्या है जो मैंने देखा, यहाँ गंदगी बहुत है। गंदगी के लिए मैंने कहा, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई अभियान भी चलाया, सब कुछ किया, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, हमें करना पड़ेगा। हम आज भी कोई केला खाते हैं और छिलका पर फेंक देते हैं। तो ये सब चीजें गलत है। क्या हो रहा है, नाले भरे पड़े हैं और नालों के ऊपर क्या है कि लोगों ने अपने वो फड़ बना लिए हैं पक्के, जिससे नालों की सफाई भी ना हो सके। और वो जो हालांकि नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया पनप रहे हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, और इसका कितना भयावह रूप बता रहा हूं मैं आपको, महामारी की तरह फैल जाता है। और क्या होता है, एक परिवार में एक ही अगर चिराग है उसका, और उसी को डेंगू हो गया और वो चिराग बुझ गया, उस परिवार का क्या होगा। तो आप देखो इस तरह कितना, मतलब मानवता से कितनी गिरी हुई बात है। सफाई बहुत जरूरी है, ये इसमें लिखा मैंने। बेसिकली जो बिंदु जिन पर कार्य होना चाहिए, 3 बिंदु मुख्य थे जो मैंने बताए। एक, मिलावट। हमारे मिलावट बहुत ज्यादा है, जबकि मिलावट आप ये देखिए, दूध में यूरिया मिला रहे हैं, दूध में सर्फ घोल कर दे रहे हैं, पनीर सिंथेटिक आ रहा है, घी में सब मिलावट ही चल रही है यार। तो आप ये बताओ कि जब मिलावट का हम खाएंगे तो हम क्या स्वस्थ रह पाएंगे, और क्या हम दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। यही तो रीजन है कि ओलंपिक में आज भी हमारा नंबर इतना नीचे आता है, क्योंकि हमें चीजें नहीं ना। तो अच्छा, तीसरी चीज क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, वहां 0 पोल्यूशन है, यहाँ 400 साढ़े 400 रहता है। तो आप ये बताइए, जब हम हवा भी स्वच्छ नहीं ले पा रहे, जहां जो हमें सांस लेना होता है, और जो खाना है वो मिलावटें खा रहे हैं, और जो जहां रह रहे हैं वहां इतनी गंदगी है कि वहां मच्छर जीने नहीं देते। तो अब आप ये बता दीजिए, तो आदमी किस तरह से, ये बेसिक नीड है आदमी की। तो इसके बारे में लिखा। एक मैंने आरक्षण के बारे में लिखा था कि आरक्षण जो हम जातिगत आधार पर दे रहे हैं वो बहुत गलत है। इससे हम आदमी को आदमी से अलग कर रहे हैं, आदमी को हम आदमी से अलग कर रहे हैं। जाति तो होती क्या है, मैंने पहले भी कहा हमेशा कि जाति कोई नहीं है, जाति भी है कि मानवता, बस ह्यूमैनिटी। ये हमारे ये धर्म है, और जाति है कि मैं इंसान हूं, अच्छा इंसान बने, ये जाति है। तो जातिगत में बांट दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा मैंने कहा, अगर आरक्षण मिले तो आरक्षण मिले आर्थिक आधार पे। जो गरीब हैं बेचारे, इनको नसीब नहीं है ऐसी चीजें, जिनके बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उन पे पैसा नहीं है, उनकी फीस ही नहीं है देने के लिए, उनकी लड़की की शादी इसलिए नहीं हो पाती कि उन पे पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, उनके मकान की छत नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए और आरक्षित उनको करना चाहिए, और वो भी 5 साल के लिए, उसके बाद नहीं। और जब वो ठीक हो जाएंगे उनका हटा दीजिए, फिर दूसरा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है, अभी इसी बात पे, मेरी बात पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है कि जिसको आपने आरक्षण दे दिया और वो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, वो सब कुछ तबीयत से खा रहा है, पी रहा है, खूब पैसा कमा लिया, उसे किस बात का आरक्षण देना है।
तो हमेशा आरक्षण दो, तो गरीबी और अमीरी पैसे के आधार पर, जो गरीब है उनको आरक्षण दो, और वो भी 10%। 10% केवल एडमिशन पे, प्रमोशन पे वो भी नहीं। उसकी अपनी काबिलियत है, प्रमोशन लेगा, आपने दे दिया, दैट्स ऑल। ये मैंने ऐसे मुद्दे उठाए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस लेटर में मैंने साथ संलग्न किए थे, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या हुआ, कहाँ गया। नहीं, निश्चित रूप से जिन बातों को आप कह रहे हैं उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने काम किया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसले हैं इन सब बातों के ऊपर, और सफाई अभियान में तो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया, बिल्कुल शौचालय बनवाए उन्होंने, इतने सफाई की कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा किया कि आपने ये पत्र लिखा उनको, और मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक की ये उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो जो कुछ सोचता है उसको कम्युनिकेट करे, और इसीलिए शायद माननीय मोदी जी ने मन की बात जो है प्रोग्राम चलाया भी, मन की बात exactly, बिल्कुल सही बात है, और हमें भी अपनी मन की बात कहनी चाहिए बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत है उनके करने के लिए, मोदी जी के व्यक्तित्व तो काफी विशाल है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से देश को संभालते रहें, अच्छा करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि मैं इसी बारे में एक दो बात जो उन्होंने मेन देखे की है, जो दिमाग पे एकदम डायरेक्ट असर डालती हैं। ये देखो, अब धारा 370 है, आज तक खत्म नहीं हुई है, 70-72 साल हो गए, छुट्टी खत्म, 3 तलाक खत्म, और अपना राम मंदिर का जो नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर, और ये बना के एक बार हाथ दिया। ये होता है काम करना और काम करने की जो नियत है। यस, तो उन्होंने कहा भी कि पूर्व की सरकारें जो है उनकी नियत नहीं थी इनको करने की, ये हो सकता था। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारी शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं कि वो अच्छा कार्य करते रहें और देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने एक बार फिर इस जो दूसरे भाग के अंदर मोदी जी के व्यक्तित्व पर काफी कुछ किया, और जो आपके मन की भावनाएं थी वो भी प्रदर्शित की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MS टीवी से बात करने के लिए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि मोदी जी, मेरी जो जितनी उम्र बची हुई है वो भी मोदी जी को लग जाए। अरे क्या बात, क्या बात। और मोदी जी जब तक रहे, 100 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिससे कि देश कहीं का कहीं पहुंच जाए। आज भी मेरा देश बहुत ऊपर उठ रहा है, कल को और ऊंचा जाएगा। तो बस मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना। बिल्कुल, ऐसी अगर हर भारतीय नागरिक की अगर मंशा हो जाए और ऐसी ही उनकी अगर कामना हो जाए तो निश्चित रूप से देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस तरीके से उन्होंने दूसरे भाग में नरेंद्र मोदी जी की विशेषताओं के बारे में बताया और उन्होंने अपने मन के उद्गार भी जिस तरीके से पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि एक सच्चा भारतीय इस तरीके से जो भी सोचता होगा वो जरूर उसके अंदर की जो भावना है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। उन्होंने पत्र के माध्यम से, और विशेष बात ये थी कि खून से पत्र लिखा, तो इसके अंदर एक अगाध श्रद्धा, जैसा कि उन्होंने कहा, वो झलकती भी है। अगली बार उनके साथ किसी और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के हम हाजिर रहेंगे। अब लेता हूँ इजाजत, नमस्कार।